आज हम प्रेडिक्टिव टेक्निक को सीखते हैं कि प्रेडिक्शंस कैसे करते हैं। अभी आप लोगों ने कुंडली के 12 भाव में के बारे में सीख लिया, कुछ ग्रहों के बारे में भी सीख लिया, और आज हम यात्रा करेंगे कि ग्रह किस भाव में जाकर के किस तरह से अपना काम करता है। जनरल वे में तो आपने सीख लिया कि ग्रह को कैसे देखते हैं, कैसे नहीं देखते हैं, कि अच्छा बुरा कैसे, बृहस्पति कैसे अच्छा होता है, कैसे बुरा होता है। आज हम बात करेंगे कि बृहस्पति यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है, ऐसे फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरीके से करेंगे कि कुंडली में अगर पहले घर में है तो आपको प्रेडिक्शंस कैसे सीखना है उसके बारे में चर्चा करनी है। बहुत आसान तरीका बताता हूं आपको, और ये हर ग्रह के बारे में होगा। जब भी आप किसी ग्रह को देखें कि किस भाव में गया, तो उस भाव के स्वामी को और साथ में वो जमीन किसकी है, वो घर किसका है। मतलब चाहे इसको ये समझ लो, भाव का स्वामी और भाव का कारक, ऐसे भी आप समझ सकते हो। पहले भाव में, पहले भाव मंगल की जमीन, क्योंकि मेष राशि है। पहले भाव में क्या है, मेष राशि, और मेष राशि के स्वामी मंगल, और पहले भाव का कारक ग्रह हो गया सूर्य। बहुत सिंपल है, और जल्दबाजी मत करना। जल्दी यहां से ही जल्दी होती है और यहीं पे गड़बड़ होती है। दो प्लेनेट हैं जो एक तरह से एक हाउस के स्वामी हैं। अब किसी थर्ड पार्टी को एंट्री लेनी है। थर्ड पार्टी कौन हो गया, जुपिटर। जुपिटर तीसरी पार्टी है जो पहले घर में आना चाह रही है। तो उनको इन दो ग्रहों की परमिशन चाहिए। अब परमिशन किसकी चाहिए, सूर्य की और मंगल की। अगर ये मित्र हुए तो क्या होगा, ग्रांड वेलकम होगा। मंगल और सूर्य दोनों मिलके क्या डिसाइड करेंगे, ओहो जुपिटर आ रहे हैं, बुलाओ, ये तो गुरुदेव का आगमन है, ये तो बहुत ही शुभ है, बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों के दोनों जुपिटर के मित्र हैं। तो हमें यहाँ पर मित्र और शत्रु का बड़ा ख्याल रखना है। गुरु का सबसे बढ़िया मित्र चंद्रमा होगा, सूर्य मंगल मित्र होंगे। तो पहले भाव में जब भी जुपिटर जाएगा तो उसको एक ग्रांड वेलकम मिलेगा नेट सेल में। बहुत अच्छा। अब यहां पर आने के बाद हमने क्या चेक करना है, हमने चेक करना है जी बृहस्पति जी आए तो हैं यहाँ पर ये कौन से वाले बृहस्पति हैं, शुद्ध बृहस्पति है या अशुद्ध बृहस्पति है। यानी पूर्ण शुद्धि के रूप में आए हैं या कुछ अशुद्धियां साथ लेकर के आए हैं। ग्रह किसी भी भाव में शुद्धि या अशुद्धि ले जा सकता है। इतनी बात क्लियर हुई। और मैंने गुरु के बारे में पहले ही बहुत कुछ समझा दिया। गुरु एक ऐसी शख्सियत होती है जो दो जहान का मालिक कहा गया है। आम भाषा में एक ऐसा व्यक्ति जो इस संसार के नियमों को भी जानता हो, यानी वो ये कला भी जानता हो कि घर गृहस्थी कैसे चलानी चाहिए, वो ये कला भी जानता हो कि पैसा कैसे कमाना चाहिए, वो ये कला भी जानता हो कि पैसे को इकट्ठा करके उसका शुद्ध रूप से उपयोग कैसे करना है, धन का सही उपयोग कैसे करना है ये भी जानता हो, और भोग को भोगने के नियम क्या है इन्हें भी जानता हो। साथ में परलोक, देवी देवताओं के बारे में, इस जन्म के बाद में, इस संसार से विदा लेने के बाद में मनुष्य का क्या होगा, कर्म की साइकिल किस तरह से चलती है, जीवन मृत्यु का रहस्य क्या है,
इन सब चीजों को भी जानने वाला गुरु कहलाता है। अब गुरु के दो ही रूप माने गए हैं, एक विद्वानता का रूप जो इस संसार का मार्गदर्शन करता है, इस संसार को प्रकाशित करता है, अपने पीछे चलने वाले लोगों को रोशनी दिखाता है। वो रोशनी होती है ज्ञान रूपी रोशनी। तो परम शक्ति जो है बृहस्पति की, वो ज्ञान है, और ज्ञान भी शुद्ध ज्ञान, जिसमें अध्यात्म और इस संसार की भलाई, इस समाज को कैसे सुधारना है, समाज को कैसे काम करना चाहिए, क्या रूल्स होने चाहिए, क्या रेगुलेशंस होने चाहिए, ये सब बृहस्पति का काम। इम्प्योर गुरु क्या करेगा? अपने झूठे ज्ञान का प्रदर्शन कर लोगों के साथ ठगी करेगा, शरीर का विज्ञापन दिखा करके। शरीर का विज्ञापन क्या होता है? यहाँ पर भी तिलक लगा लिया, त्रिपुंड लगा लिया, यहाँ लगा लिया, किसी ने काला टिक्का लगा लिया, किसी ने सफेद टिक्का लगा लिया, किसी ने डिजाइनर टिक्का लगा लिया, मालाएं डाल ली, बहुत सारी सारी मालाएं डाल ली, खुद का कुछ नहीं पता है, और कोई रूप बना करके बैठ गया, कोई कुछ करके बैठ गया, जिसे आप डिजाइनर गुरु भी कह सकते हैं। जिनके डिजाइनर लोग कपड़े सिलते हैं और बढ़िया बढ़िया, उनको ज्ञान का वो प्रदर्शन करते हैं, पर वो सचमुच ज्ञानी नहीं है, जो ना स्वयं का भला कर सकते हैं, जो ना ही संसार का भला कर सकते हैं। ज्यादा अशुद्धि होने पर पाखंड रचाते हैं और धन का दुरुपयोग करते हैं, यानी लोगों से, जनता से पैसा लूट लेते हैं, ठग लेते हैं, और उसका फिर दुरुपयोग करते हैं। उससे भोग, और भोग से अंत, यानी खुद का भी अंत कर बैठते हैं और लोगों को कोई सही एक दिशा नहीं दे पाते। तो ये अशुद्ध गुरु है। अब लाल किताब क्या कहती है पहले भाव को? पहले भाव को कहा गया है ये कुंडली का सिंहासन है, ये सुप्रीम सीट है, ये सुप्रीम गद्दी है। इस पर जो भी बैठेगा वो बादशाह के माफिक होता है। तो लगन पर बैठा हुआ गुरु गद्दी पर बैठा हुआ बादशाह है। सिंपल बात है। और बादशाह जितना उत्तम होगा उतना ही बेस्ट रिजल्ट देगा। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि गुरु की जो परम शक्ति है वो ज्ञान है। इसका मतलब पहले भाव में जिसका गुरु होगा वो ज्ञानी होगा, उत्तम ज्ञानी, जिसे ब्रह्म ज्ञानी कहा गया है। पहला भाव सत्य का भाव होता है, और जो सत्य को जानता हो वही ब्रह्म को जानता है। ब्रह्म उपासक। ब्रह्म उपासक का तात्पर्य संसार में रहते हुए भी संसार से विरक्त रहे, मतलब संसार में रहते हुए भी संसार से अटैच्ड ना हो। तो पहले भाव का बृहस्पति का अगर हमें बेस्ट एग्जाम्पल लेना हो तो भगवान श्री राम जी की कुंडली है। प्रभु श्री राम की कुंडली बेस्ट एग्जाम्पल है। भगवान राम के पहले भाव में ही गुरुदेव विराजमान है, इसलिए भगवान राम कभी भी विवेक का साथ नहीं छोड़ते, मतलब ज्ञान का साथ नहीं छोड़ते। और गुरु महाराज की उनके ऊपर इतनी मेहरबानी है कि छोटी सी आयु में भी गुरुदेव आते हैं, 16-17 साल की एज के अंदर या 18 साल की एज में, और दशरथ से मांग करके ले जाते हैं कि मुझे आपके पुत्र चाहिए, क्योंकि जंगल में राक्षसों का राज हो गया है और उनका अंत करना है। महाराजा दशरथ टेंशन में है कि भाई मुझे ही ले जाओ, कि ये तो बालक है, अभी तो मतलब अभी तो जवान हुए हैं, और बड़े बड़े राक्षस, तो मैं चलता हूँ। वो कहते नहीं, आपकी आवश्यकता नहीं है। कहते मेरी सेना ले जाओ। पर अब पिता का मोह है बेटे में, अब वो नहीं चाहते कि किसी नेगेटिव सिचुएशन में फंसे। पर गुरु की तो आंखें गड़ी हुई है राम पर, गुरु को तो पूरा यकीन है राम पर।
अब इस स्टोरी से ये समझना है कि जिनका गुरु पहले में बैठा हुआ हो, कि गुरु अगर वो अपने जीवन में किसी को गुरु मानेंगे, ऑटोमेटिक उनके गुरु का इंक्लिनेशन उनकी तरफ होगा ही। 100 विद्यार्थी भी होंगे तो गुरु उनको अलग से ही पहचानेगा, उनको अलग ही मान देगा, अलग ही सम्मान देगा। जबकि गुरुजी को, क्लास के गुरुजी को नहीं पता होगा कि इनकी कुंडली में लगन पे गुरु बैठा है। ऑटोमेटिक उन्हें अपने टीचर का, अपने अध्यापक का, अपने गुरु का वो आंखों का तारा होंगे, और गुरु को उन पर बहुत यकीन होगा कि ये बच्चा कुछ ना कुछ करके दिखाएगा जिंदगी के अंदर। और भगवान राम करके दिखाते हैं। पूरी रामायण में यही बात है, उन्होंने कभी भी अपने गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना नहीं की। भगवान राम की क्या खासियत है? हर विषम परिस्थिति में वो मुस्कुराते हैं, हर विषम परिस्थिति में कहीं पर भी अपना आपा नहीं खोते, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। और गुरु ही एक ऐसा ग्रह है जो इंसान को मर्यादाओं में बांध देता है, और राहु एक ऐसा ग्रह है जो मर्यादाओं को तोड़ देता है। सिंपल समझ रहे हो? गुरु मर्यादाओं में बांध करके रखता है और राहु मर्यादाओं से तोड़ देता है। इसलिए राक्षस की कोई मर्यादा नहीं होती, परंतु राम की मर्यादा है, और राम अपनी मर्यादाओं को कभी नहीं तोड़ते हैं। लगन में बैठा हुआ गुरु इंसान को मर्यादित पुरुष या मर्यादित स्त्री बनाता है, और ऐसा व्यक्ति अपनी मर्यादाओं को नहीं तोड़ता। वो राजा विक्रमादित्य की तरह न्यायप्रिय होता है और जीवन में सत्य बोलना चाहता है, सत्य का साथ देना चाहता है। भगवान शिव की तरह ओगड़दानी होता है, सोने की लंका दान में कर देता है। पत्नी श्री जो कहती हैं कि लंका बनाई जाए, घर दिया जाए, बहुत टाइम हो गया माउंटेन पर रहते रहते, तो घर दिया जाए। शिव जी कहते रहने दो, अपने बस की बात नहीं है, नहीं मानती। वो कहते चलो बनाओ। विक्रमादित्य जी आते हैं। अब पत्नी, वो कहते हैं जैसे पत्नी कहती है वैसे बना दो। पत्नी की तो फिर डिमांड, बहुत बड़ी डिमांड। वो कहती है ऐसी बनाओ कि फिर दुनिया में कोई ना हो ऐसा, ऐसी नगरी बसाओ। उन्होंने कहा महारानी जैसा कहोगे वैसे हो जाएगा। तो सोने की लंका बना दी, और सोने की लंका ब्राह्मण को दान दे दी गई। वो स्टोरी में मैं नहीं जाऊंगा, आप जानते हैं। ये लगन के गुरु की ताकत है कि ऐसा अगर बृहस्पति लगन में शुद्ध होगा तो दान देने की कैपेसिटी से तुलना की गई है। इसका मतलब ये मत कहना कि वो सोने की लंका दान देगा। इसका मतलब उसका दिल इतना विशाल हृदय है उस व्यक्ति का कि जब वो दान देने पर आएगा तो बड़े से बड़ा दान करने में सक्षम होगा। ये बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। वही बात भगवान राम ने की। जो शिव ने दान की ब्राह्मण को, जिन पर उनके पुत्र का राज, रावण का राज हुआ, राम ने वो ही लंका जीत ली रावण को हराकर। पर राम वहां पर साम्राज्य स्थापित नहीं करते, और लंका को विभीषण के हवाले करके वहां से वापस। क्योंकि वो क्या कहते हैं कि मैं कब्जा करने थोड़ी आया, लड़ने थोड़ी आया। मैं तो भाई, मेरे को तो मजबूर किया गया, मैंने काहे को लंका में आना था, मेरा क्या लेना देना। अर्थात ये जो सब कुछ किया, इसके पीछे कोई लालच नहीं था। शुद्ध ज्ञानी होगा तो व्यक्ति लालची नहीं होगा, और जीवन में कभी किसी को सताएगा नहीं, झगड़ा करेगा नहीं, खास करके किसी का माल हड़पने के चक्कर में। अपने ईमान को कायम रखने वाला। अब ये तो चीजें उनके सिद्धांतों की बातें हो गई। जिसका लगन में गुरु बैठा होता है
उसको जीवन में दोस्त बहुत मिलते हैं और बड़े गजब गजब के दोस्त मिलते हैं। और अभी मैं टर्म्स एंड कंडीशंस भी बताऊंगा ये कैसे कैसे होता है। जैसे भगवान राम, लक्ष्मण और सीता, 3 लोग वन में, सीता जी को धोखे से ले जाया गया और राम और लक्ष्मण केवल 2 बचे। और उन्होंने क्या सोचा कि हमने अपनी पत्नी को लेकर के आना वापस। किससे लेके आना है? रावण से, जो उस समय का एक प्रकार का बहुत बड़ा राक्षस कह लो, राजा कह लो, बलवान पुरुष कह लो, विद्वान पुरुष कह लो, जितनी राम की आप बात कह सकते हो रावण के बारे में भी उतना ही बोला जा सकता है। उसके पास भी बहु विद्याएं थी, बहुत सारी विद्याओं का धनी था, वो भी बहुत एक काबिल पुरुष था। उनसे लड़ते हैं, वो भी बिना अयोध्या की सहायता के, अयोध्या से मदद नहीं मंगाते हैं। और सारे मार्ग में आपको पूरी स्टोरी पता है, हनुमान जी हैं, सुग्रीव जी हैं, जामवंत जी हैं, गरुड़ जी महाराज हैं, पता नहीं कितने लोग। और ऐसे ऐसे मित्र मिलते हैं जो उनके लिए अपने प्राण निछावर करते हैं। ये गुरु के लगन में बैठे हुए गुरु की खासियत। अगर गुरु खराब होगा, अगर गुरु खराब होगा तो इंसान को रिवेंजफुल बनाएगा, ईगोफुल बनाएगा। रिवेंजफुल, ईगोफुल, हमेशा याद रखेगा कि किसने उसका अपमान किया था, उस अपमान को कभी भुला नहीं सकता। दोस्त बनेंगे, दोस्त छूट जाएंगे। इस तरह से लगन में बैठा गुरु किसी कारण से अशुद्ध होगा तो उसमें खामियां आ जाएंगी। अब इसको हम फिर और नए तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर पहले भाव में जिन लोगों का बृहस्पति हो उन्हें क्या करना चाहिए। तो लाल किताब स्पष्ट रूप से निर्देश देती है कि सबसे पहले उन्हें कोई इल्म हासिल करना चाहिए। ज्ञान, यहाँ पर विद्या से मतलब है, कोई स्किल उन्हें डेवलप करनी चाहिए। और जो स्किल हो वो सर्टिफाइड स्किल। सर्टिफाइड का मतलब होता है कि बाकायदा किसी गुरु के अंडर गाइडेंस में जा करके आप विद्या ग्रहण करें। जैसे सीमा जी, अब आपने बताओ, लिखा है गुरु आगे होगा केतु पीछे होगा, आप कहाँ इतनी भगदड़ में पड़ रहे हो, है ना? ये प्लीज आप मत लिखिए। अभी भी ध्यान आपका अपनी ही कुंडलियों पर है। आप सीखिए कि लगन में गुरु की कितनी जबरदस्त तरीके से मैं आप लोगों को व्याख्या बता रहा हूँ उस पर बात पर। मेरा कहने का मतलब है कि गुरु इससे खराब नहीं होगा, केतु तो कहीं आपने ना कहीं क्यों आगे देखना ही है, रहता है। क्यों देखना है सीमा जी, देखना ही क्यों है? मतलब गुरु की शुभ और अशुभ अवस्था कैसे देखना ही, देखेंगे हम? ऐसे नहीं देखना ना, मैं बताऊंगा कैसे देखना है। यही जानना पेशेंस चाह रही हूँ रखना, कि गुरु की अशुभ अवस्था कैसे देखें। पेशेंस इसी रखना है, पेशेंस रखना, धैर्य रखना है। ठीक। राम जी का नाम लो 5 बार। जय श्री चलो, राम। हाँ 5 बार बोलो मनी मन में म्यूट करके। चलिए देखिए, विद्या को हासिल करना है, सर्टिफाइड विद्या। सर्टिफाइड विद्या का मतलब है आप किसी के गुरु की अंडर गाइडेंस में जा करके आप उसको ले। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम यूट्यूब से ज्योतिष सीख रहे हैं। मेरे पास बहुत फोन आते हैं कि हम ज्योतिष तो हम सीख चुके हैं, बस थोड़ा बहुत रिफाइन देना है हमें। और वो अक्सर फिर दूसरों को तंग करते हैं और करते कुरते कुछ नहीं है। तो अगर जिनका लगन पे गुरु बैठा हो, उन्हें निश्चित रूप से किसी टीचर को उनको बोल करके, कह करके, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड की भावना रख करके उन्हें विद्या सीखनी चाहिए। निशुल्क बिल्कुल भी नहीं सीखना चाहिए। अब और काम की बात बताऊं, आज की डेट में उन्हें अपना सर्टिफिकेट कहीं ना कहीं शो करना चाहिए, दिखाना चाहिए, या हर जगह ये बताना चाहिए कि मेरे गुरुजी फलाने व्यक्ति है। सर्टिफिकेट लगाने का मतलब है जरूर बताएं कि मेरे गुरु कौन है, मेरे टीचर कौन है। खेमचंद ऐसे लिखोगे तो बिल्कुल सर्टिफिकेट नहीं दूंगा।
दूसरा तरीका धन कमाने से रिलेटेड है। गुरु जितना अच्छा होगा, व्यक्ति सहज गति से धन कमाएगा। सहजता से का मतलब है उसको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है। गुरु जितना गड़बड़ होगा, उसे उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और भी लक्षणों पर बात करेंगे, पर अभी हम बात कर लेते हैं कि गुरु कैसे गड़बड़ माना जाए। तो फर्स्ट स्टेप क्या रखा हमने? पहला, भाव में एंट्री करते ही आपने पॉइंट नोट करना है कि ग्रह किस भाव में गया है, तो वहां पर उसको वेलकम मिलेगा या उसको रिपल्सन मिलेगा, वापस फोर्स मिलेगा। भाई कहाँ आ गए, क्यों घुस रहे हो, है क्या खुरापात करोगे, तो उस तरह की चीजें वेलकम नहीं मिलेगा। तो पहले भाव में आया, वेलकम मिला है। वेलकम मिलने के बाद अब हमने गुरु की ताकत को देखना है कि गुरु कितना शक्तिशाली है, कितना शुद्ध है। तो उसका तरीका आप लोगों को मालूम है। उसका फिर फर्स्ट स्टेप दोबारा सुनेंगे। 2, 5, 9, 11, 12 गुरु के 3 शत्रु, राहु, बुध और शुक्र। अगर इन भाव में कोई बैठा है तो गुरु को अशुद्ध करेगा। अगर कुंडली में, स्टेप नंबर 2, गुरु अगर कुंडली में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होगा तो गुरु की शक्ति कमजोर होगी। स्टेप नंबर 3, अगर मंगल बद होगा या मंगल चौथे या 8वें में होगा तो भी गुरु कमजोर होगा। अब ये इतने सारे पॉइंट आ गए, इसमें एक पॉइंट शनि का भी है। अगर शनि अशुभ फल दे रहा होगा तो भी गुरु के द्वारा दिए गए धन में कमी हो जाती है। गुरु, ध्यान रखना, हमारे लाल किताब में ये हमारे धन संग्रह का ग्रह भी है, बरकत का ग्रह भी है। बरकत का मतलब है घर में इतना पैसा हो कि कभी पता ही ना चले, दान दे दिया तो, पुण्य दे दिया तो, खर्चा कर दिया तो कभी यही ना लगे भाई कल क्या होगा क्या नहीं होगा, यार अगले महीने का खर्चा कैसे चलेगा, 6 महीने बाद कैसे चलेगा, साल बाद कैसे चलेगा। ऐसी चिंताएं उस घर में नहीं होंगी। तो आपको ये पॉइंट मैंने बताए आपको। अब जो राम जी को हनुमान जी मिले, हनुमान जी तो मंगल ग्रह हैं। अब मंगल जिनका बद है, अब उनको हनुमान जी जैसा मित्र नहीं मिलेगा, भाई नहीं मिलेगा। अब आप पॉइंट समझ रहे हो। लगन में गुरु आ गया और लगन का गुरु अच्छे मित्र देगा, अच्छे सलाहकार देगा, अच्छे टीचर देगा, अच्छे गाइड देगा, उन्हें लाइफ में अच्छी एजुकेशन देगा, अच्छा सिस्टम देगा और इतनी अच्छी बुद्धि देगा कि वो बहुत सहज गति से धन कमाएंगे। पर अगर मंगल बद होगा, मंगल चौथे में होगा, मंगल 8वें में होगा, तो उसको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलेगा, उसको मदद नहीं मिलेगी, उसको इतनी जितने की मिलनी चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति कहेगा यार मजा नहीं आता। इसी तरीके से शनि अगर अच्छा नहीं होगा, अगर शनि अच्छा नहीं होगा तो उसके अंदर जो स्किलफुल, जो उसने विद्या ग्रहण करी है, जैसे भगवान राम जी के पास क्या विद्या थी, धनुष बाण चलाने की, वो स्किल थी उनकी, धनुर्धारी थे। ज्ञानी तो थे ही थे पर धनुर्धारी भी थे, उच्च कोटि के धनुर्धारी। तो यहाँ पर उस स्किल की बात चल रही है। जैसे कि हमारे आज के दौर में कहते हैं ना, शनि टेक्निकल चीजों का काम करवाता है, टेक्निक सिखा रहा है। तो धनुष बाण चलाना भी एक टेक्निक है। तो वो टेक्निक कहां से आएगी? शनि ग्रह से आएगी। भगवान राम जी की कुंडली में शनि ग्रह उच्च के हैं तो वो स्किलफुल भी पूरे हैं। तो जिन लोगों का शनि गड़बड़ होगा उनको विद्या की स्किल का यूज नहीं होगा, पढ़ी, या आप ये कह सकते हो पढ़ी हुई विद्या का पूरा पूरा उपयोग वो नहीं कर पाएंगे। अब कमाल की बात, या तो भगवान आपका 100% शुद्ध बना दे गुरु, तो गुरु जी बन जाओगे, टीचर बन जाओगे, प्रोफेसर बन जाओगे, जन कल्याण वाले साधु संत बन जाओगे, पर गृहस्थी वाले संत बनोगे, ये ध्यान रखना। वैसे बाबा जी घूमने वाले फिरने वाले सन्यासी टाइप के नहीं बनोगे।
कोई पाखंड नहीं रचाओगे, जो हो वो हो, बिल्कुल ओपन होगा जो भी कुछ हो, पर लोगों का मार्गदर्शन करोगे, लोगों को ज्ञान दोगे और लोग उनसे लाभान्वित होंगे, लोग उनसे लाभ प्राप्त करेंगे, ये उनकी खासियत हो। पर ये युग जो चल रहा है, कलयुग चल रहा है और ये राहु का युग है। राहु के युग में 20% से 25% के करीब बृहस्पति का खराब होना बुरा नहीं माना जाएगा। सर ये 20% पता कैसे लगेगा? राहुल भाई, भगवान का नाम नाम ले, मैं आऊंगा भाई, आऊंगा, ट्रेन चलने तो दे। आज सबको क्या हो गया है, मंगल बद हो गया, क्या चक्कर है? धैर्य रखो मेरे भाई, मैं भाग नहीं रहा हूं अभी, तो मैं सोचो कितनी आराम से पढ़ा रहा हूँ आपको। चिंता तो मुझे होनी चाहिए कि मैंने जल्दी खत्म करना है। आपको देखा नहीं ना सैटरडे को, इसलिए सबको हो रहा है। अच्छा, ठीक है, अब डेली आएंगे। चलिए, कहाँ पे बात थी, मैं भूल गया थे। 20 से 25% 25% खराब सर नहीं हाँ, माना हाँ, जाएगा 20% राहु ठीक है। को। युग चल रहा है। अगर बुध ग्रह है या शुक्र ग्रह दूसरे, पांचवें, नौवें, 11वें, 12वें में है, पर इन दोनों से कोई एक होना चाहिए, तो ये 20 से 25% अशुद्ध माना जाएगा। और अगर ऐसे में राहु जी महाराज हो इन्हीं खानों में, तो ये 40 से 50% तक खराब कर देता है, अशुद्ध कर देता है। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, फार्मूला बना सकते हो। 40% राहु, 20% बुध, 20% शुक्र और 20% मंगल बद। अच्छा भाई, ये मेरा बनाया हुआ फार्मूला, ये बता दूं, लाल किताब में प्लीज मत ढूंढिएगा, मैं पहले से डिक्लेयर कर रहा हूँ, ये मेरे दिमाग की सोच है, मैं इसको क्लियर कट कह रहा हूँ। एक बार रिपीट कर देंगे ना। हाँ, सागर साहब नोट कर लीजिए, 40% राहु, 20% बुध, 20% शुक्र, 20% मंगल बद। इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि मंगल कितना, सॉरी, गुरु कितना शुद्ध कितना अशुद्ध है। अगर गुरु अशुद्ध होगा जिन कुंडलियों में, अब गुरु अच्छे की क्या पहचान है, वो मैंने आपको ज्ञान के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से बताई, परंतु गुरु का विशेष ध्यान खान पान के ऊपर भी बहुत होता है। प्योर, नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फूड, कम से कम खाना, जीने के लिए खाना, ये अच्छे गुरु की पहचान है। इसीलिए मोटापा जो होता है उसको गुरु ग्रह से देखा जाता है, और गुरु ग्रह खराब होता है तो मोटापा आता है। गुरु की खराबियों की वजह से मोटापा आता है। हार्मोन्स इम्बैलेंस, खास करके महिलाओं में हार्मोन्स इम्बैलेंस, मोटापा, कफ की समस्या, लीवर से रिलेटेड इश्यूज, डाइजेस्टिव इश्यूज, इस सब का संबंध बृहस्पति की खराबियों से है। जितना बृहस्पति शुद्ध होगा, वो उतना ही लोगों का हित चाहने वाला, न्यायप्रिय और हमेशा इस चक्कर में लगा रहेगा कि मुझे जो जीवन प्राप्त हुआ है, इससे मैं कुछ ऐसा करूं कि लोगों का भला हो जाए, लोगों का कल्याण हो जाए। उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं होगा कि किसी तरह से बेईमानी से या षड्यंत्र से पैसा कमाया जाए, लूटा जाए, किसी का हक मारा जाए, इस तरफ उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं होगा। ये पहले भाव के बृहस्पति का लक्षण होगा। अब सिंपली, आप किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो एक एक करके पूछो। इस बीच में अभी मेरा पूरा नहीं हुआ है, पर बताओ, पर आप लोग आज काफी पहले से डिस्टर्ब कर दिया। हाँ राहुल, तुम बोलो पहले। सर जैसे आगे आपने बताया कि 11वें और 12वें में बुध और शुक्र दोनों ही 2, 5, 9, 11, 12 में हो, तो उसको डबल कर लें, 20, 20, 40% खत्म। बिल्कुल करना है, बिल्कुल करना है। हाँ राखी जी, सर प्रणाम। प्रणाम। सर हमें पूछना था कि आपने 20% मंगल बद बोला, लेकिन हमने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को इसमें कोई वेटेज नहीं देंगे। सूर्य और चंद्र के पीड़ित होने से बृहस्पति को मदद नहीं मिलेगी, कमजोर होगा, कमजोर हो जाएगा, उसको समय पे मदद नहीं मिलेगी। मैं यहाँ पे वो सिस्टम बता दूं, राखी जी ने अच्छे याद दिला दिया। जब भी कोई ग्रह पीड़ित होगा या उसे मदद की जरूरत होगी, तो लाल किताब का कंसेप्ट है
कि वो अपने मित्र ग्रहों से मदद प्राप्त करेगा। जैसे गुरु को मदद की जरूरत होगी तो वो सूर्य, चंद्र, इन 2 ग्रहों को याद करेगा और मंगल से मदद मांगेगा। ये 3 ग्रह होंगे जिनसे वो मदद मिलेगी। अब यहाँ हमने कहा कि भाई सूर्य ग्रहण हो गया तो सूर्य तो मदद नहीं दे पाएगा क्योंकि खुद फंसा पड़ा है। चंद्र ग्रहण होने से चंद्रमा मदद नहीं पहुंचा पाएगा, वो हो गई। और मंगल अगर बद हो गया तो वो बेचारा खुद क्या कैसे मदद देगा। तो ये जो मदद का कंसेप्ट है इसमें वो बृहस्पति की सहायता नहीं कर पाएगा, बृहस्पति को मदद नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे में क्या इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया ज्योतिषी को अब उसकी रेमेडी बढ़ानी पड़ जाएगी, रेमेडी की पावर बढ़ानी पड़ेगी, उसको भी उसका ज्यादा वो करना पड़ेगा। यही कारण है कि बहुत बार रेमेडी वर्क्स नहीं करती है। इसलिए नहीं करती हैं कि ग्रह अगर ज्यादा पीड़ित होता है और उनको सामान्य स्तर की अगर रेमेडी दे दी जाए तो वो वर्क नहीं करती है। इट विल टेक्स टाइम। जितना आपका ग्रह पीड़ित होगा उतने लंबे समय तक रेमेडीज को चलाना पड़ेगा, क्योंकि उस ग्रह को शुद्ध करने के लिए समय लगेगा। यस सर। और जैसे अगर गुरु खराब होते हैं तो हम विद्या भी नहीं, जैसे अभी हम आपकी क्लास में हैं या कोई भी जना है, तो अगर गुरु डिस्टर्ब जैसे खराब होता है, जैसे आपने वेटेज बताई है, तो फिर हम उसके लिए लेने के लिए सक्षम नहीं होते? नहीं, वो बात नहीं। ज्ञान प्राप्त करना हर एक का हक है, अधिकार है, और हर मनुष्य को इस संसार में आने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा चेष्टा करती रहना चाहिए। ये हम सबका परम धर्म बनता है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि अगर हमारी कुंडली में गुरु अच्छा नहीं है तो हम इसका ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, बल्कि उल्टा है कि हमें ज्यादा प्रयास करना चाहिए ज्ञान ग्रहण करने के, और लोगों की अपेक्षा ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। लोग अक्सर जब मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं ज्योतिष सीख जाऊंगा, मैं कभी मना नहीं करता। क्यों नहीं मना करता? कुंडली में ये योग होता ही नहीं कि कोई व्यक्ति ज्योतिष का नहीं सीख सकता। हर कोई सीख सकता है, नॉलेज ही तो है। जैसे मैं अभी बता रहा हूं, आपको पकड़ में आ रहा है। आपने पहले से कहीं अगर नहीं सीखा होता तो भी पकड़ में आ रहा होता। आप सीख रहे हैं लंबे समय से तो आपको कुछ चीजें पहले से समझ में आ चुकी हैं। तो इसका मतलब ये एक ऐसी नॉलेज है जिसको सीखा जा सकता है। बृहस्पति यही काम करता है। जिसका ज्यादा पीड़ित है वो, उसके साथ क्या होगा? उसके साथ आएगी ईगो। बहुत थोड़े इस ज्ञान के साथ उसको ऐसे लगने लग जाता कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया हूं। तो उससे क्या होगा? आदमी कहेगा अरे मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया हूँ, अब छोड़ो आगे कहीं को पढ़ना। अब उसे पता नहीं कि अगला स्टेप तो, अगला दरवाजा तो वहीं से खुलना है। वो पहला दरवाजा खोलने के बाद दूसरा नंबर का दरवाजा खोल ही नहीं पाएगा और उसकी यात्रा वहीं तक रह जाएगी। इसलिए वो कम ज्ञान प्राप्त कर पाएगा। पीड़ित गुरु, कमजोर गुरु आदमी को ज्यादा ज्ञान का एहसास करवाता है, कम ज्ञान में ज्यादा का एहसास कराता है, जिससे उसका अहंकार बढ़ जाता है। वो गुरु की अवहेलना करना शुरू कर देता है, और कई बार तो जाने अनजाने में ये दिखाने की कोशिश करता है कि मैं गुरु से भी ज्यादा सक्षम, मैं गुरु से ज्यादा सामर्थ्यवान हूं। इसलिए बहुत सारे लोग कई बार गुरु से अलग हट करके ही रास्ता बना लेते हैं। वो कहते रहे अभी गुरुजी को कुछ नहीं पता, गुरुजी तो बूढ़े हो गए, अब मैं देख नया क्या करके दिखाता हूँ। ये है कमजोर गुरुओं की निशानी। फिर अगले जन्म में उनको क्या मिलता है? गुरु चंडाल दोष। गुरु पाप कर्तरी में आ जाता है, गुरु नीच राशि में चला जाता है, गुरु फिर अस्त हो जाता है, गुरु पाप ग्रहों के साथ आ जाता है। ये जितने भी मैंने कॉम्बिनेशंस बताए हैं, ये दिखाता है कि पास्ट में यही किया गया है कि अपने टीचर्स को, अपने गुरु को एकदम क्रॉस मारने के चक्कर में, जल्दबाजी करने के चक्कर में गुरु की जाने अनजाने में अवहेलना हो गई है। उस चीज से हमें बचना चाहिए। खराब गुरु ये करता है। अच्छा गुरु क्या करता है? ऑटोमेटिक अच्छा गुरु उसको इतनी अच्छी सोच देता है, इतने अच्छे संस्कार देखता है कि वो सपने में भी अपने गुरु के वचन की पालना करता है, कि वो सपने में भी गुरु की अवहेलना नहीं करता है। गुरु जो कह दे वही ठीक, गुरु के मुख से जो निकल जाए वही गुरु मंत्र, जो गुरु ने कह दिया वही गुरु आज्ञा।
उसके आगे उसकी सोच काम ही नहीं करती। ये अच्छे गुरु की निशानी है कुंडली में। तो आप समझिए, बड़ा वो नहीं है। और जितनी गुरु अशुद्ध होता चला जाएगा, खुद के प्रति डाउटफुल या गुरु के प्रति डाउटफुल रहेगा। थोड़े ज्ञान के साथ ज्यादा महसूस करेगा और सोचेगा गुरुजी को इतना नहीं पता जितना मुझे पता है। ज्ञान का प्रदर्शन समय असमय कर देना, कि जहां ज्ञान की जरूरत नहीं है फिर भी अपना ये दिखाना कि मैं बहुत ज्ञानी आदमी हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी। अगर 10 लोग बैठे हुए हैं वहां जाके, साहब मैं तो ज्योतिषी हूँ, मैं तो फलाना हूँ, तेने आज लाल रंग के कपड़े पहन लिए, तेरा मंगल खराब हो जाएगा, तेने आज सफेद पहन लिया, तेने आज चंदन का तिलक लगा लिया, आज तेने फलाना कर लिया, तेरा फलाना ग्रह एक्टिवेट हो। कई लोगों को मैं देखता हूँ, वो बिना मतलब इस तरह के डिस्टरबेंस पैदा कर देते हैं। ट्रेन में जाएंगे, अच्छा तेने लाल रंग का तिलक लगा लिया, तेरा यहाँ पर है ना पहले भाव में मंगल असर करने लग जाएगा। भाई वो पूछ रहा है, वो थोड़ी देर में कहता है बाबूजी तो गलती से लगा के आया हूँ, फलाने ने लगा दिया, मैंने बात ही नहीं करनी इस टॉपिक पे। अपमान कराया, अपनी विद्या का अपमान कराया, खुद का अपमान कराया, पर वो मानेगा नहीं, वो सबको डिस्टर्ब करेगा ताकि मुझे झूठी इज्जत मिल जाए, कोई मुझे झूठी झूठी इज्जत बख्श दे। जो खराब गुरु होता है वो खोखला होता है, ये ध्यान रखना। वो खोखली इज्जत के लिए तड़पता फिरता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी की कुंडली में ग्रह कोई खराब बैठ गया तो खराब ही रहेगा। आपकी ड्यूटी बनती है उसको ठीक करो। आप ये विद्या क्यों सीख रहे हो? विद्या सीख रहे हो ताकि हम अपनी कमियों को पहचान सके, अपनी शक्तियों को जगा सके और हम आगे बढ़ सके। हमारे अंदर इंप्रूवमेंट आना चाहिए, हमारे अंदर इस कोर्स के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, बिल्कुल शांति। क्या भगदड़ 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 भगदड़, काहे की भगदड़? कुछ नहीं होने जाना। हम भी यही हैं, आप लोग भी यही हैं। वो सहज स्वभाव आ जाना चाहिए। गुरु ठीक हो जाएगा, इसमें क्या हो गया? तो मैं समझ सकता हूँ भाई, देखो हमारा भी और आपका भी कोई ना कोई तो ग्रह गड़बड़ होगा ही होगा। हम कुंडली ढूंढेंगे तो सारे ग्रह कहाँ से ठीक हो जाएंगे? मैं अक्सर कहता हूँ केवल एक ग्रह ठीक होना चाहिए। एक ग्रह ठीक हो गया, तुम अपनी लाइफ को, अपनी बीवी बच्चों को बहुत अच्छे से सेट करोगे। 2 ग्रह ठीक हो गए, अपना परिवार तो पालोगे, 2-4 परिवार और पाल लोगे। इतने सक्षम भगवान बना देता है इसी जन्म के अंदर आपको। ग्रह बहुत दयालु होते हैं, ये मत समझो कि भाई पता नहीं मुझे सारे के 9 ग्रह ठीक करने, रावण थोड़ी बनना है जो सारे के सारे ठीक कर रहे हैं। 2 ग्रह भी आप दान करो, पुण्य करो, मंदिर बनाओ, शिवालय बनाओ, कोई 2 ग्रह में, 3 ग्रह में तो यूनिवर्सिटी बनाओ, कॉलेज बनाओ, कुछ भी बनाओ, मंत्री बन जाओ, नेता बन जाओ, जो बनना बन जाओ मेरे भाई, सेलिब्रिटी बन जाओ। 9 तो 9 किसी की ठीक नहीं होती। 2-3 ग्रह में ही जिंदगी मौजा ही मौजा हो जाती है। और लोग मुझे फोन पे बात करके, मेरा फलाना नहीं है जी, मैं वो नहीं बताया आपने, शनि खराब है जी। अरे मेरे भाई सारे ठीक नहीं होते, थोड़े तो उल्टे सीधे रखो, जब तो जिंदगी जीने का मजा है। हैं? जब हमारे हार्ट की ईसीजी चेक कराते हो ना, वो ऐसे ऐसे आती है, ऐसे ऐसे, और वो यूं आ जाए तो सीधी सीधी हो जाएगा ना कांड ना, वो ऐसे ऐसे ही आनी चाहिए भाई। कोई तो परीक्षा लेने वाला भी होना चाहिए, कोई भी डांट मारने वाला होना चाहिए। जिंदगी की सबसे बड़ी बदकिस्मती है जब किसी का वो व्यक्ति मर जाए जो डांट मारने की ताकत रखता था। हमेशा भगवान से प्रार्थना करो कि हमें जो डांट मारने वाला हमारा हितैषी है ना, हम जब तक हैं वो खड़े रहे, बस काबू में रहोगे, बहुत सही रहोगे। लोग इसीलिए रोते हैं कि हमारा बाप मर गया, क्योंकि डांट मारने वाला मर गया। वो ये तो कहते नहीं कि डांट मारने वाला मर गया, वो कह देते हमारा पिता मर गया। भाई डांट मारने वाला बहुत जरूरी चाहिए। ये जो अशुभ ग्रह होते हैं ये हमारे जीवन के परीक्षक होते हैं, ये हमें अनुभव करवाते हैं, और अनुभव ही इस संसार में सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी दौलत है एक्सपीरियंस। इससे बड़ा दौलत कुछ नहीं होती है। ठीक है? हाँ सुनील और पे जी। सर ये पूछना था, चंद्र ग्रहण किसको बोलेंगे? चंद्र राहु को या चंद्र केतु को? दोनों ही है। चंद्र ग्रहण चंद्र राहु से भी बनता है, चंद्र केतु से भी बनता है। अच्छा, और वही कॉम्बिनेशन चौथे भाव में आ जाए चंद्र राहु, तो कहीं आ चंद्र जाए, का
सुनील अच्छा। कहीं पर भी आ जाए, 1 से लेके 12 तक कहीं पर भी आ जाए, वो ग्रहण ही माना जाए। हाँ पूजा जी। हाँ जी सर। सर अगर गुरु ही इन अपने पांचों घरों में बैठा हो और साथ में इसके कोई दुश्मन ग्रह बैठ जाए, तो सर गुरु को डबल डेंट लगेगा या गुरु अपने डेंट को ठीक करेगा? अगर जैसे कि गुरु के साथ राहु बैठ जाए, या हाँ। गुरु के साथ बुध बैठ जाए, या गुरु के साथ शुक्र बैठ जाए, तो इसे कहते हैं कि गुरु के शत्रु उसके साथ बैठे। हाँ जी सर। ये ग्रह उसको खोखला बनाते हैं। राहु ग्रह अगर साथ बैठेगा तो गुरु की सारी शक्तियों को अपने अधीन ले ले और गुरु को अपने अंडर कंट्रोल में चलाए। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। क्या भूखने की आवाज आ रही है? कैसे ऐसा कार्य होता है? गुरु आप जानते हैं ज्ञान है, गुरु का ज्ञान राहु छीन लेता है और उस ज्ञान के थोड़े ज्ञान से प्रदर्शन करता है कि मैं बहुत बड़ा ऊंचा संत महात्मा हूं। जैसे आपने कई स्टोरियां सुनी होंगी ना कि एक पाखंडी बाबा जी होते हैं, वो गांव में जाते हैं, गांव में जाकर के कहते हैं कि ऐसा है भाई, जिसने अपने पूर्वजों के, अपने पिताजी को, माताजी को, भाई को, किसी का कोई मर गया हो और उनको कोई स्वर्ग लोक में कुछ पहुंचाना हो, कोई घी, कोई राशन, कोई पानी, कोई बिस्तर, कोई और, यो चेला कहता है कि गुरुजी अपन कैसे गुजारा करेंगे? बोला वो तू चिंता मत कर, वो अपन कर लेंगे, गुजारा बहुत बढ़िया होगा, गुजारा ही हमारा होगा, इस गांव के सबसे बढ़िया लोग हम ही होंगे। तो सारे गांव में जाके कहते हैं, अब हर घर से कोई ना कोई डेथ तो हुई थी, हर एक कोई घर ऐसा होता ही नहीं है। अब वो कहते हैं कि आप पहुंचा देते हो? बोला हम तो पहुंचे हुए संत हैं, हम तो पहुंचा देते हैं, आप हमारे यहाँ पहुंचा दो, हम वहां पहुंचा देंगे। कुल मिलाकर के मैं बहुत नटशेल में समझा रहा हूँ आपको कि वो स्टोरी तो बहुत बड़ी है और बहुत सारे लोग अपने घर से अनाज, घी, बढ़िया बढ़िया पकवान, बढ़िया बढ़िया कपड़े ला ला के देने लग जाते हैं कि हमारे पूर्वजों को तक ये पहुंचा दो, और वो एंजॉय करते हैं। ये एक राहु गुरु का मिलन कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया गुरु चंडाल, कि गुरु तो है पर चंडाल के समान हो गया। बुद्धिमान तो है पर उस बुद्धि का वो दुरुपयोग कर रहा है। किन लोगों के साथ कर रहा है? किसी की भावनाओं के साथ खेल रहा है। अब कोई तो बेचारा ये सोच रहा है हमारे पिताजी को मिल जाएगा, चलो भाई, वो तो बेचारा ईमानदारी से उसको दे के जा रहा है देसी घी का डब्बा, और बाबा जी शाम को खूब आराम से मक्खन मलाई चेप रहे हैं, वो एक अलग चीज है। तो ये ऐसे माना गया, तो वो गुरु में खामियां पैदा करता है। इसका नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि ऐसा व्यक्ति खुद की गति भी रोक लेता है, अर्थात उसे खुद को भी आगे मोक्ष नहीं मिलता, उसको खुद आगे भी नहीं मिलता, उसको फिर उसी साइकिल में घूमना पड़ता है, और अपने पीछे जो फॉलोवर्स होते हैं, उनको फॉलो करने वाले, उनको भी खत्म, उनका भी कोई खास कल्याण नहीं करता। सर एक क्वेश्चन और था सर, वो पिछली क्लास का था सर। जैसे कि 7th हाउस में सूर्य हो तो शुक्र को खराब करता है, हमने सिक्के दबाने थे जमीन में सर, अगर दबाएंगे तो सूर्य के कारक तत्व भी खराब होंगे ना सर, जो चार्ट में सूर्य के अपने होते हैं? सप्तम भाव में बैठा हुआ सूर्य तो पहले ही गड़बड़ हो चुका है, पहले ही उसे नीच का माना गया है सप्तम हाँ भाव जी में, सर। तो उसका क्या खराब होगा? उसको तो ठीक कर रहे हैं हम, कि उसके जो साइड इफेक्ट हैं, सप्तम भाव में बैठा हुआ सूर्य पत्नी के स्वास्थ्य को खराब करता है। तो मैंने किस लिए करवाया था, उस पॉइंट को अपने को सोचना है, हाँ जी सर, उसका बिल्कुल उस लॉजिक पॉइंट के लिए बताया, तो ठीक है सर। जैसे लॉजिक बताया। ये फादर के लिए भी है, फेम के लिए भी है सूर्य, तो वो कारक तत्व भी कम होंगे? ऑलरेडी है कम, ऑलरेडी तो अगर कम है। हाँ जी। ऑलरेडी कम है। अगर सूर्य अकेला सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो नीच राशि में माना जाए। हाँ अब जी। या तो उसको बुध साथ दे दे, सप्तम भाव में बुध को पारसमणि कहा गया है, या तो वो बुध थोड़ा सूर्य का साथ दे दे तो बहुत बढ़िया होता है ना, तो नहीं तो वो खराब कर देता है। तो इसलिए तांबे के सिक्के दबाने का तात्पर्य यही था कि जो घास वाली जमीन है वो बुध है, सूर्य को बुध का साथ मिला, अच्छा, बुध का जब साथ सूर्य मिलता बुध है। ओके। साथ इकट्ठे मिल जाते हैं तो रूप अलग बन जाता है, फिर वो वाला रूप नहीं बनता उसका, ना फिर वो पत्नी के स्वास्थ्य पे इतना बुरा डेंट मारता है, ना फिर वो पिता की आयु पे डेंट मारता है। ऐसी चीज, जैसे सूर्य और शुक्र एक साथ होते हैं
तो हम कहते हैं घर गृहस्थी के लिए अच्छा योग नहीं है, सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा योग नहीं है। तो क्या किया जाता है कि बुध को साथ मिला दो, लाल किताब कहती है, क्योंकि सूर्य के साथ बुध आ जाएगा तो बुध सूर्य का भी मित्र है और शुक्र का भी मित्र है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा, तो सर पिता अगर की आयु तीनों का आ जाए खतरा सूर्य कम हो बुध जाएगा, शुक्र, सर पिता अगर की तीनों आयु का खतरा कम हो जाएगा, अन्यथा तो पिता की आयु के ऊपर भी दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो पिता के सुख में कमी हो जाएगी। तो सूर्य बुध के मिलने से थोड़ा पिता वाला मामला थोड़ा सा ठीक हो जाता है, ये मेरा कहने का मतलब। सर 7वें में अगर तीनों आ जाए सूर्य बुध शुक्र और लड़की की हो तो लता कैसे? जी, सूर्य बुध शुक्र का इकट्ठा आना, पुरुष हो या स्त्री हो, मैरिज लाइफ के लिए कोई खास अच्छा नहीं है। और दिख रहा है सर मैरिज लाइफ के लिए तो अच्छा नहीं हाँ, होगा। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। तो उसमें दबाना पर यह है चाहिए। कि पिता की आयु पर खतरा टल जाता है बस। हाँ, उसके फादर की आयु तो बहुत लंबी है, तो लेकिन सर उसमें भी 7 टुकड़े दबा सकते हैं स्क्वायर तांबे के। बुध सूर्य भी है देखना साथ में। पड़ेगा, ये मैंने जब ही बताया था जब जीवन साथी की हेल्थ खराब हो रही है, उसी नहीं, केस में। उसके जीवन साथी की भी हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है तो यंग ही बच्चे, वो लोग बेसी बड़े नहीं है, 37-38 के हैं सब, लेकिन कोई बात नहीं, वर्षफल देख झगड़ा भी करके, बहुत होता है। हाँ, वर्षफल देख करके करवा सकते हैं यहाँ पे ना। झगड़े के पीछे तो मंगल बुध भी बड़ा जिम्मेवार होता है। हाँ गुंजन जी। प्रणाम सर। मेरा क्वेश्चन सर ये था कि आपने जब हमें बताया था कि 8th हाउस में कोई भी तो वो खुद को ट्रैप फील करता है। कैद में समझता है जी, तो अब इसी प्रकार यहाँ पे अगर गुरु आ जाए 8th हाउस में तो गुंजन जी, उसके आज रिजल्ट। गुरु के पहले भाव पे बात करेंगे। अब आपने है ना, अच्छा। सारे भावों पे लेके जाऊंगा मैं गुरु को। आज मैं धीरे अच्छा। लेके गया हूँ, ये मेरा काम कराने का तरीका है। कल से 2-3 भाव हो जाएंगे, ऐसे कराऊंगा तो आगे फिर है ना, आपको एक ठीक। बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर वो सारे ग्रह समझ में आ जाएंगे। ये मैं इसलिए ठीक है, करा रहा ठीक है। हूँ, आप सभी का केस आएगा ही आएगा। आपका गुरु हाँ। कहीं बैठा हो तो 1 से 12 तक लेके जाऊंगा ही जाऊंगा, और हर ग्रह को 1 से 12 तक ले जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। तो सबका नहीं केस सर, ये मेरा केस नहीं है, मेरा तो सेकंड में है। कहीं पर भी हो, मैं कह रहा हूँ आएगा ही आएगा, जी ठीक है सर, ना। जी। तो ठीक। उसमें सब कुछ हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए। आपने बताया कि जब गुरु पीड़ित होता है तो ईगोइस्ट हो जाता है इंसान, सोचता है कि उसको सारी नॉलेज है। तो पीड़ित होने से ये भी हो सकता है सर कि वो जैसे उसको कहे कि मेरे को आ ही नहीं रहा, मेरे को आता ही नहीं है, ऐसा भी होता है क्या? ये ईगो थोड़ी है। नहीं, आपने कहा ना कि वो समझता है कि उसको सब आता है। कि समझता है, आता है, इसलिए वो किसी की इज्जत नहीं करता है और अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है, और वो ज्ञान का प्रदर्शन झूठा होता है। ये वो है कि किसी को नीचा दिखाने का प्रयास करना, वो ईगो है। किसी और को वैसे आता है, किसी को रखे, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को परेशानी होती है पढ़ने में भी कि उसको आता है पर उसको लगता है उसको नहीं आता। तो ऐसे में गुरु नहीं, पीड़ित ये होता गुरु है। की कमजोरी नहीं है। मैंने बताया था शिक्षा के लिए स्टेप्स हैं 3। पहला स्टेप है बुध, दूसरा स्टेप है चंद्रमा, और तीसरा स्टेप है बृहस्पति। सबसे पहले चेक करो बंदे की खोपड़ी तो ठीक है कि नहीं, यानी कि बुध ठीक है कि नहीं, कि उसमें घुस भी रहा है कि नहीं घुस रहा है। कई लोगों का वो खोपड़ी वाला मामला ही गड़बड़ होता है, तो आप ज्ञान कैसे घुसाओगे उसके अंदर, वो गोलाकार चक्कर में घुसता ही नहीं है। फिर है चंद्रमा यानी मन, कि उसका इस ज्ञान को लेने के प्रति मन भी है कि नहीं है, या केवल दिखावा कर रहा है कि यार उसने ले लिया तो मेरे को बदला लेना है, अच्छा अच्छा तू भी सीख गया तो मैं भी सीखूंगा, तो कहीं वो तो नहीं है। तीसरा स्टेप वो है बृहस्पति। बृहस्पति सिर्फ ये चीज डिसाइड कर रहा है कि नॉलेज का लेवल क्या हो, नेवर नॉलेज बाय हायर साइड और लोअर साइड, कि आप एक कमजोर व्यक्ति से एजुकेशन ले रहे हैं या बहुत सक्षम गुरु से आप एजुकेशन ले रहे हैं। ये बात गुरु डिसाइड करता है।
ये बात नहीं कि मेरे खोपड़ी में नहीं आ रहा, खोपड़ी में नहीं आ रहा, बुध का प्रॉब्लम है। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ हाँ, संजय कुमार जी बताइए। गुरुजी जैसे अभी राहुल जी ने पूछा था कि बुध शुक्र इकट्ठा होंगे तो वो 40% हो जाएगा, लेकिन जी। आपने बताया था कि बुध शुक्र इकट्ठा हो तो वो अच्छे अच्छे होते हैं। संजय जी, उनका प्रश्न क्या था पहले ध्यान से समझिए। उन्होंने कहा था जैसे बुध मेरा अगर 11वें में बैठा है, शुक्र मेरा 12वें में बैठा है, या वाइस वर्सा जो भी बोला, तो ये अलग अलग बात हो गई, इकट्ठा नहीं बैठे। उन्होंने तो अगर इकट्ठा इकट्ठे नहीं बैठे शब्द कहा। मैंने ये कहा था राहु, फिर से समझ लीजिए, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो, राहु बुध और शुक्र ये अगर इन्हीं भाव में बैठ गए, और मान लो तीनों ही बैठ गए, तीनों का मतलब होता है कि राहु 5वें में बिठा दिया, आपने बुध को बिठा दिया जी 9वें में, और 11वें भाव में शुक्र को बिठा दिया, तो इन्हीं खानों में गुरु के शत्रु आ गए कि नहीं आ गए? गुरु के शत्रु आ गए, तो आप उन्हीं को जोड़ लो सबको कि भाई इतना % गुरु खराब हो गया। तो अगर दोनों दो ग्रह एक में बैठे हो तो अगर बुध और शुक्र इकट्ठे बैठेंगे तो भी गुरु पीड़ित होगा, अगर आपने ऐसे समझना है तो। जी। बात अलग है कि मसनूई के हिसाब से वो सूर्य बनेगा, पर सूर्य ये जो है ना, ये बनावटी ग्रह है संजय जी, इसको जी, ओरिजिनल जी। नहीं समझना है, ये जी। बनावटी है। जैसे सूर्य और शुक्र इकट्ठे होते हैं तो गुरु बन जाता है, और वो असली गुरु थोड़ी होता है, वो बनावटी गुरु है। अब बनावटी का मतलब क्या है? वो बनने का प्रयास कर रहा है नहीं गुरु। वो गुरु जैसा दिखना चाहता है, वो गुरु जैसा होना चाहता है, हर जगह लग रहा है जैसा, पर है नहीं। जैसे आप फिल्मी कलाकारों को देखते ना, कोई नकली अमिताभ बच्चन भी होता है, नकली शाहरुख खान भी होता है, नकली अक्षय खन्ना भी होता है ना। अमिताभ बच्चन तो हमने भी देखा नकली होता है, वो देखने में लगता है ना, पर वो होता तो नहीं ना। जैसे ही पास में आता फटाफट पहचान में आ जाता है, अरे अरे ये तो नकली वाला है, ये वो वाला नहीं है। जबकि अगर एक पल में तो ऐसे दिखता है ना। तो मसनूई इस बात को दिखाता कि वो एकदम ऐसी इमेज क्रिएट कर देते हैं। जब सूर्य शुक्र साथ में होगा तो इमेज क्रिएट कर देगा कि आई एम द गुरु, आई एम द स्पिरिचुअल पर्सन, आई एम द नॉलेजेबल पर्सन, बट ही इज नॉट एक्चुअल गुरु। लाल किताब का कंसेप्ट ये है। क्या मतलब ये नहीं कि वो यूं कर देगा, सब लेके टिका देगा। अब बुध और शुक्र के मिलने से सूर्य मिल गया तो हमने कह दिया कि वो बनावटी सूर्य है, इसका मतलब वो हमारा रियल बाप थोड़ी हो जाएगा। रियल बाप तो जो ओरिजिनल सूर्य बैठा है कुंडली में, वो ही डिसाइड करेगा कि हमारा ओरिजिनल बाप कैसा, वो नहीं करेगा। मैं कराऊंगा, बड़ा मसनूई अलग हटके होगा संजय जी, चिंता मत कीजिए, बिल्कुल अलग हट करके दूंगा। जीवन की मेरे आपसे वादा है मसनूई ग्रह के ऊपर, है ना। प्रणाम गुरु। हाँ, ये एक लाल किताब पढ़ते हो ना आप काफी, उसमें एक आता है गैबी शक्ति। जी। हाँ, तो मुझे लगता है मेरे साथ भी कभी कभी हो जाता है गैबी शक्ति। हाँ, श्री गणेश जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। सर मैं पिछली 3 क्लास नहीं ले पाया था, मेरा एक ही क्वेश्चन है। जैसे आपने ऋणों के लिए बताया कि पूरी फैमिली से पैसे लेने चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारी फैमिली सर 40 मेंबर है, तो और फैमिली 7 है, मेंबर 40 है, तो हमने फैमिली से पैसे लेने हैं या 40 के 40 मेंबर से पैसे लेने हैं? 40 के 40 मेंबरों से पैसे लेने हैं। तो सर जैसे मान लीजिए 24 नहीं देना चाह रहे, तो 24 का मल्टीप्लाई बाय 10 मुझे अपनी पॉकेट से डालना हाँ होगा। जी, हाँ जी, हाँ जी, दे देंगे, बात करो आराम से, आजकल कोई मना नहीं करता, नहीं मांगने का मतलब तरीका होना चाहिए। हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे मतलब समझना चाह रहा था कि 24 हाँ मल्टीप्लाई बाय 10। हाँ, वो बात अलग है कि कोई पिता है, पिता के 2 बच्चे हैं, आपको लगता है पिताजी से कह दूंगा पिता ही दे देगा, तो फिर बच्चों से हाँ कहने जी। की क्या बात है, वो पिता ही उठा के दे देता है, तो वो बात अच्छा, अलग। ठीक है जी, ठीक जैसे है। और मान जब लीजिए हाँ हमारा जी, चाचा है, चाचा के मान लो 4 बच्चे हैं, और हमने कहा भाई चाचा ऐसे ऐसे बात है, चाचा ने कहा ले यार तू उनके नाम का भी ले जाओ, अगर ठीक है, तुम हरिद्वार जा रहे हो कोई बात नहीं, हमारे नाम का भी कर दो। तो कई ठीक है, परिवारों में ऐसा बड़ा आराम से हो जाता है। ठीक है। और सर जैसे बहन बुआ बेटी जो मैरिड हो चुकी, वो इसमें काउंट नहीं होंगे?
नहीं, जो हमारी जो बहन बेटी बुआ मौसी ये सब आती, जो खानदान के रिलेशन के अंदर है वो आती है, वो आएंगे। वो आएंगी। हाँ वो आएंगी। सिर्फ जो है उनको अपना पितृ पक्ष का करने के लिए वो आपकी जैसे बुआ है, तो अगर वो अपना पितृ का वो करवाएंगी तो उनके ससुराल वाले करके देंगे, वो आप लोगों के हाथ में है, वो आपने नहीं। ठीक है, हमने नहीं करवाना। नहीं ठीक है, धन्यवाद। वो उस पर्पज से करना। सर मेरा इससे साथ सवाल था जी, क्या एक एक करने से सभी के खत्म हो जाएंगे? वो क्या करने से साहब? जैसे 40 आदमी ना जी, मैंने ही हाँ कर जी, दिया, हाँ तो जी, हाँ बाकी जी। सब 40 खत्म है, उनको तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। नहीं, एक आदमी के हिस्से में आ रहा है ना, समझिए। वो जो योग है, जो मान लीजिए मैं कहूँ कि किस ऋण तो की 6 बात आदमियों के करें। हिस्से में है। नहीं नहीं, ऋण 40 का नहीं होगा ना, नहीं, ऋण लेना मतलब हमने 6 आदमी, 40 से, लेना 6 हमने 40। मतलब 6 आदमियों के हिस्से में ऋण आ रहा है, तो उनमें से एक कर देगा तो सभी का काम खत्म हो जाएगा ना। वो सभी के अलग अलग है ना, ये 9 के 9 ऋणों में सबसे लेना होता है। एक हमने बताया कि स्त्री श्राप छोड़ दिया हमने, बस नहीं स्त्री सर, मैं श्राप के आपकी चक्कर बात समझ गया। मैंने मतलब कि जो 6 आदमी को पितृ ऋण लग गया, मैंने पितृ ऋण हटा दिया, बाकी 8 को तो करने की जरूरत नहीं ना। आप सभी पितृ को ऋण के करने लिए की, कैलाश जी, सभी को करने की जरूरत होती है, परंतु घर का मुखिया से इसीलिए करवाया जाता है, बड़े से इसलिए। भाई जैसे हमारे दादाजी कर रहे हैं, तो मेरे चाचा का लड़का, ताऊ का लड़का, हमारा हमारा सबका दादा एक हो गया। जब हमारा दादा कर रहा है तो इसका मतलब सभी के लिए कर रहा है, तो ठीक फिर है, उनको बड़ा अलग कर से दो। करने की जरूरत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हाँ ईशान बताओ। फणी भूषण जी। हेलो। हाँ बताइए ईशान। मुझे आप कुछ टाइम पहले जो बोला सूरज का 7th हाउस का रेमेडी, 7 तांबे के टुकड़ों घसबंदे जमीन पे दबाने के लिए, वो उससे क्या सिर्फ सूरज की रेमेडी होगी या साथ में मंगल बत्ती नेक हो जाएगी? ईशान, मैं आपका प्रश्न ही नहीं समझा, आपकी आवाज कट गई थी, क्या कह रहे हैं? जो घास वाली जमीन में 7 तांबे का टुकड़ों को दबाने के लिए बोला, सूरज हाँ का 7th हाउस के होने की वजह से, हाँ तो हाँ। उसमें का रेमेडी क्या सिर्फ सूरज की रेमेडी होगी या मंगल बत्ती भी रेमेडी होगी? नहीं, मंगल बद की रेमेडी नहीं होगी, ये सूरज की रेमेडी है। सिर्फ सूरज? सूरज साथ की, हाँ। और वो भी अगर क्या जीवन आपने- साथी की तबीयत गड़बड़ हो तो, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, बिना मतलब नहीं कराने उपाय। मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसा नहीं किसी का दबा दुआ दो, ऐसे मत करवाना भैया। किसी का सूरज गड़बड़ नहीं भी है तो भी खराब करवा दोगे। हाँ डॉक्टर सीमा जी, गुरुजी प्रणाम। जिनकी बात, हाँ फणी जी बताइए। बाकी जिनके हो चुके हाँ। हैंड रेज डाउन कर लीजिए। हाँ फणी प्रणाम भूषण जी। गुरुजी। प्रणाम जी, प्रणाम। एक जिज्ञासा मेरे मन में आ गई सर जी जी। कि 22 तारीख से जो गुरु चंडाल योग यूनिवर्स में बनने जा रहा है, तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है? सूर्य ग्रहण की बात कर रहे हो या? ना जैसे राहु और गुरु गोचर एक की, साथ। अच्छा अच्छा समझ गया मैं, गोचर की बात कर रहे हो आप, जी राहु जी गुरु की। देखिए फणी जी, एक मेरा वीडियो है, एक नहीं 4-5 वीडियो है हमारे एस्ट्रो पाठशाला में जाकर के, जी उसमें मैंने गोचर के बारे में बताया है कि गुरु, शनि और राहु, 3 ग्रह जो होते हैं गोचर में, इनके इम्पैक्ट को मानना चाहिए। अब हमें अपनी अपनी कुंडलियों में देखना होगा कि कहाँ से गुरु गोचर कर रहे हैं, किस हाउस में, तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा ये गुरु चंडाल दोष क्या इम्पैक्ट दिखाता है। जी। परंतु जिन लोगों की कुंडलियों में गुरु अच्छा है, सक्षम है, उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दिखाएगा, ये भी मैं बता दूं। हाँ गुरुपद जी। थैंक यू सर। नमस्कार सर, मेरा एक क्वेश्चन है, काफी डाउट है क्वेश्चन के लिए। जो कोई भी प्लेनेट को देखने के लिए हम कोई भी प्रोसेस अप्लाई करो, पराशरी हो, केपी हो, लाल किताब हो, कोई भी हो, तो वो जो एक प्लेनेट शुभ और अशुभ हो, वो तो एक ही निकलेगा ना? हाँ जी, अब बिल्कुल एक ही निकलेगा, एक ही के निकलेगा। मेरा तो वो रिलेटेड एक क्वेश्चन है
तो धुरी पराशरी में कोई भी एक पराशरी लिए बात कर रहे, पंचमी तिथि और त्रयोदशी तिथि में यदि कोई बच्चा को पैदा हुआ तो उस बार यदि बृहस्पति बार हुआ, उस दिन बृहस्पति बार हुआ, तो बृहस्पति फर्स्ट हाउस में यदि बैठा है तो पराशरी कहता है, पंचांग कहता है, जी मैं आपकी बात को समझ गया, वो हाउस तो मार देंगे। मैं आपकी बात को समझ गया गुरुपत जी। अगर आप ढंग से कुंडली को देखोगे तो आप पाओगे उनमें जरूर प्रॉब्लम गुरु के साथ मिलती ही मिलती है। अगर आप दग्ध तिथि का कंसेप्ट लेकर के भी चलते हो तो भी वहां पे ऑटोमेटिक प्रॉब्लम मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो सूत्र फेल हुआ। आप एक बार चेक कीजिए, जब मुझे बताइए। ना सर आप हर क्लास में एक प्लेनेट को डेंट मारता है, वो प्लेनेट जो डेंट खाता है वो प्लेनेट को ताकत बढ़ाना है ना कमाना है, घटाना है? नहीं, बढ़ाना है, तो ताकत बढ़ाना पड़ेगा। मल्लम पट्टी तो लगानी पड़ेगी ना। जो प्लेनेट डेंट खाता है उसको वो प्लेनेट का कारक तो मैं ऑब्जर्व करूं ना, उसको डोनेशन करूं? नहीं, देखना पड़ेगा हमें कि वो हमारे को हेल्थ में खराब कर रहा है कि किस जगह पे खराब कर रहा है। लक्षण भी तो मिलाने पड़ेंगे ना, वर्षफल में भी देखना पड़ेगा उसको कि वो कर क्या रहा है। अभी आगे आएगा, रेमेडीज पे भी आएगा, मैं पूरा ठीक है सर। हम 10 से 12 साल में ज्योतिष लाइन में है, मगर आप भी कुछ सीखा नहीं। हाँ सीमा गुप्ता जी। सर जैसे किसी बच्चे को अडॉप्ट किया जाता है तो उस जातक की जो बच्चा अडॉप्टेड है उसकी कुंडली में उसके पेरेंट्स कौन से देखेंगे, बायोलॉजिकल पेरेंट्स या बायोलॉजिकल जिन्होंने अडॉप्ट किया उनसे कोई रिलेशन उस कुंडली के उनसे अनुसार बस नहीं इतना ही रिलेशन है कि पाल रहे हैं वो। उनकी कुंडली में योग जरूर आ जाता है कि अडॉप्टेड संतान का। तो जैसे अगर मतलब किसी का ब्रदर अडॉप्टेड है, मतलब लड़कियां ही हैं, तो उनकी कुंडली में, उन लड़कियों की कुंडली में उसके भाई का सुख उनको दिखाई देगा या वो सुख भाई तो मुंह बोला भी हो सकता है, धर्म का भाई भी हो सकता है। भाई यहाँ मंगल से तात्पर्य का मतलब एक चीज होता है सपोर्ट सिस्टम। हमारी सनातन धर्म में ये मान्यता है कि भाई सबसे पहले मदद करेगा, जान भी देनी होगी तो भाई सबसे पहले आएगा। तो ये तो कोई मित्र भी हो सकता है, ये कोई धर्म भाई भी हो सकता है, तो उसको देखा मंगल ग्रह से ही जाएगा। और जो अडॉप्टेड बच्चा है उसके कोई भी चीज देखेंगे हम तो उसके पेरेंट्स दूसरे ही देखेंगे जिनको उसने शायद देखा भी नहीं कभी। हाँ जी, हाँ जी। यामिनी जी। हाँ नमस्ते गुरुजी। जैसे आपने आज गुरु के बारे में बताया, अच्छा गुरु खराब गुरु इन फर्स्ट हाउस। अगर फर्स्ट हाउस में, मैं ऐसे हाइपोथेटिकल एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, हम वहां पर गुरु स्थापित भी कर सकते हैं? वो जैसे नहीं वैसे पूरे से मून हमने मतलब ऐसा कुछ योग होते हैं कि अगर फर्स्ट हाउस मतलब अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है, जैसे अच्छा गुरु ग्रह के असर को पहले भाव में लेके जाना, आप वो बात कह रहे हो? अच्छा वो बात अलग है, कोई बात नहीं। तो वो कर सकते हैं। तो ये जो ये फर्स्ट हाउस के गुरु का जैसे 20% 25% इसे खराब होता है, 20-40% खराब होता है, तो इसके उपाय भी है ना अभी? तो हाँ, बिल्कुल उपाय मैं सबके करवाऊंगा, पहले के दूसरे के सभी के करवाऊंगा। ठीक है। हाँ लता जी। नमस्ते सर। एक तो मुझे बहुत दरअसल आज क्या था कि मुझे यही मालूम नहीं था कि आज मुझे करवाना क्या है क्या नहीं है, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं क्या करवा चुका हूँ। जी बताइए। मैं बोल रही हूँ, एक तो मुझे बहुत मजा आ रहा है सर आपके साथ पढ़ के, रियल बहुत मजा आ रहा है। और एक क्वेश्चन था सर, जैसे विभा जी ने जो पूछा कि पहले पढ़ाई के लिए बुध को देखना चाहिए, चंद्रमा को देखना चाहिए, गुरु को देखना चाहिए। बुध और चंद्रमा दोनों है तो 5वें में, लेकिन साथ में केतु बैठ गया। तो मैं अपना बात कर रही हूँ, पहली बार खुद की कुंडली की बात कर रही हूँ। मैं ग्रास्प बहुत जल्दी करती हूँ और बचपन में बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थी भी। अभी मैं देखती हूँ कि जब मैं कोई कुंडली देखती हूँ ना तो सारे पॉइंट लगाना भूल जाती हूँ। वो किस कारण से होता है? केतु की वजह से? नहीं, जो मैंने बताया वो बात अलग है, क्योंकि मेरा गुरु भी चौथे का है। लता जी मैं वही बात कह रहा हूँ, जो मैंने बताया वो बात अलग है, आपने जो बताया वो बात अलग है। मैंने कहा है पहले चेक करो फर्स्ट स्टेप पे कि बुध कैसा है, पहला स्टेप।
अब बुध स्टेप 1 हो गया। अब और शुक्र के इसका पीछे मतलब है, है हाँ। कि नहीं, गुरु बुध की ताकत कितनी है। बुध कमजोर तो नहीं बैठा हुआ, बुध नीच राशि में तो नहीं बैठा हुआ, ये हमारी पहली प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर बुध नीच का नहीं बैठा हुआ है तो हमारे का बुध जिंदा है, मतलब बुध में जान है। दूसरा चंद्रमा, जब मैं 5वां भाव कराऊंगा तो अब मैं बताऊंगा कि चंद्रमा 5वें भाव में बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि 5th हाउस ऑफ क्रिएटिविटी, आर्ट, डिजाइन एंड मून आल्सो बिलोंग्स ऑल दीज थिंग्स। हाँ सर, मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, मैं आर्टिस्ट भी हूँ, मैं सिंगर भी हूँ। यस, ये चंद्रमा का 5म भाव से कनेक्शन हुआ, यानी कि चंद्रमा भी जिंदा पड़ा हुआ है। प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम है केतु। पर केतु को अब हमने देखना 5वें भाव का केतु, क्योंकि ये गुरु का भाव भी है 5वां, ये ध्यान रखना। गुरु के भाव में केतु जो है अच्छे होने के चांस बहुत हो जाते हैं, पर डिसाइड करेगा गुरु ही। अगर कुंडली में गुरु अच्छा तो केतु ऑटोमेटिक अच्छा। नहीं, आपके लॉजिक के हिसाब से तो मेरा गुरु फिर अच्छा नहीं है, उसको तो 40% लगा हुआ है। नहीं, गुरु आपका 4थे भाव में बैठा है तो उच्च का हो गया। सबसे पहली बात की उच्च का हो गया। उच्च के ग्रहों में पॉजिटिव एसेंस बहुत ज्यादा होता है, हमेशा ध्यान रखें। जो भी ग्रह उच्च का हो जाता है उसकी ताकत आम ग्रह की बजाय बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे हम कहते हैं ना, ये ग्रह तो बहुत अच्छा हो गया। और सर लगन मेरे को पे बैठा बचपन हुआ से एक गुरु, चीज है, मैं अपने ध्यान रखना, टीचर्स का बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ। लगन पे बैठा हुआ गुरु भगवान शिव का आशीर्वाद है। लगन पे बैठा हुआ गुरु भगवान शिव का आशीर्वाद है, इसीलिए उसे शिव की तरह लंका दान करने वाला, सोने की लंका दान करने वाला दानी कहा गया। 4थे भाव का जो गुरु है वो माँ पार्वती की शक्ति वाला होता है, उसमें माँ पार्वती की शक्ति है। अब माँ पार्वती की शक्ति कैसी? कई बार जिद भी पकड़ लेती है, कई बार हट भी कर लेती है, समझे? तो 4थे भाव के गुरु को उच्च का गुरु कहा गया है, उसकी सर, ताकत मैं ज्यादा एज अ है। मदर सब कुछ सेक्रीफाई करती हूँ। अब वो देखना है कि उन नियमों के अनुसार कि राहु आपका 11वें में चला गया तो 20-25% कम हुआ, ये होना जरूरी था, नहीं तो गर्गरस्ती नहीं चलती आपकी। इसका डेंट लगना बहुत जरूरी था। अच्छा, इसको 4थे घर के गुरु को आप ऐसे समझो जैसे 200% पावरफुल हो। पहले घर का अगर 100% आप मानते हैं तो 4थे घर का 200% हो जाता है। इसलिए क्या कहा गया, गुरु अगर 4थे में किसी को बड़े भवन में रहता है, बड़े घरों में रहता है, उसके घर में सारे बड़े बड़े हैं। उसके घर में लग्जरी का हर सामान आपको अवेलेबल मिलेगा। तो अगर वो 20-25%, 40% कमजोर भी फर्क पड़ गया, तो अगर 40% भी कमजोर हुआ तो ये समझो कि 160% जिंदा है वो। चलो ठीक है सर। 4th हाउस का और गुरु गुरु अगर पावरफुल हो गया तो केतु ऑटोमेटिक अच्छा हो गया। अब इसके लक्षण को पकड़ लिया करो। अगर केतु अच्छा नहीं होता तो संतान नहीं होती, केतु अच्छा है तो संतान होगी, केतु अच्छा है तो पुत्र संतान जरूर होगी, ये इस बात की गारंटी होती है। तो चीजें ऐसे पकड़ी जाती है। हाँ सर, मेरे दोनों बच्चों के लग्न में गुरु है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बता रहा हूँ ना, गुरु का प्रभाव। चौथे में सर, चौथे में तो है गुरु, लेकिन उसमें नहीं है, संतान नहीं है, लड़का नहीं है, लड़कियां हैं, तो उसमें भी केतु खराब हुआ। चेक करो कहीं ना कहीं गड़बड़ है कि गुरु कहीं ना कहीं खराब हुआ है, ढंग से खराब हुआ। सर 4थे भाव का गुरु कंजूस व्यक्ति को ना काफी ज्यादा, 4थे भाव का गुरु करता है। देखिए 4था भाव का गुरु सर, 4था भाव का गुरु व्यक्ति को थोड़ा सा कंजूस करता है। जब तक खराब नहीं होगा गुरुपद जी, जब तक खराब नहीं होगा। 4थे भाव में बैठा हुआ गुरु जब तक खराब नहीं होगा, जब तक कंजूस नहीं बनाएगा। सर मैं एकदम भी कंजूस नहीं, प्रूफ है एकदम कंजूस। उन्हें ये कहना चाहिए 4थे भाव का जो गुरु होता है वो धन को बहुत सोच समझ करके खर्चा करता है, ये कहना चाहिए।
कंजूस अलग तब चीज जैसे है और सोच समझ करके खर्चा करना बिल्कुल अलग चीज है। और ये भी क्लियर कर दूं, जिनका भी गुरु ठीक होता है, चाहे कहीं भी किसी भाव में बैठ के ठीक हो जाओ, वो सारे के सारे पैसे आप बहुत सोच समझ करके खर्चा कर। गुरु जब बुरी तरीके से खराब होता है तो या तो बहुत कंजूस हो जाता है या बहुत बुरी तरह लुटाता है, वो खराबी की नहीं। सर चलिए जैसे धन्यवाद। सर एक छोटा सा इसी टॉपिक, हाँ सर जैसे गुरु और चंद्रमा चौथे में बैठे हैं मेरे क्लाइंट के, और 9वें में राहु है और दूसरे में शुक्र है, तो मतलब उनकी तो स्थिति मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत गड़बड़ है। हो गई। हाँ श्री हाँ, गणेश। बहुत दिक्कत है सर। हाँ सर एक गड़बड़ हो छोटा गई। सा क्वेश्चन है। अरे श्री गणेश अभी तो कराया, ये तो प्रश्न पूछना ही नहीं चाहिए। राहु 9वें में बिठा दिया उन्होंने, वो तो बिठा, वो खराब तो हो गया मेरे भाई। हाँ सर नहीं, एक छोटा मैं सा चंद्र क्वेश्चन भी है। साथ है सर, उसके बावजूद भी क्या चंद्रमा है? भी साथ है सर क्वेश्चन में। क्या मैं समझा नहीं, गुरु चंद्र साथ में क्या पूछ क्या रहे हो? मेरा कहना है सर गुरु और चंद्रमा दोनों साथ है, 9वें में राहु है भी, अगर हाँ अकेले राहु कारण ही स्थिति इतनी खराब है मतलब भी काम भी छूट गया। हाँ हो सकता है, और भी बहुत सारे रीजन है। सूर्य भी देखो, चंद्रमा भी देखो, बहुत सारे चीजें फैक्टर देखो, मंगल बद भी देखो। मंगल बद व्यवहार है इंसान का, बहुत बड़ी चीजें हैं ना, केवल एक चीज से क्या करना। ये तो मैंने जस्ट एक गुरु को देखने की टेक्निक बताई यार। चलो धन्यवाद। सर छोटा सा एक क्वेश्चन था। नहीं बस अब कल बात करें।